कभी सोचा है कि लोहे की कील पर वो भूरा रंग क्यों चढ़ जाता है, या फिर रसोई में खाना पकने के पीछे का साइंस क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री जो हर पल, हर सेकंड हमारे चारों ओर हो रही है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी अनदेखी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे बदलाव की दुनिया से, फिर सीखेंगे केमिस्ट्री की सीक्रेट लैंग्वेज, उसके बाद एक ऐसे कॉस्मिक रूल को समझेंगे जो हर चीज को बैलेंस में रखता है, फिर मिलेंगे 6 अलग अलग रिएक्शन की पर्सनालिटीज से, और आखिर में ये सब कुछ अपनी रसोई में ढूंढ निकालेंगे। तो पहला पड़ाव, बदलाव की दुनिया। हमारे आसपास सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, लगातार बदल रहा है। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो ये सारे बदलाव सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है उदाहरण। एक तरफ है फिजिकल चेंज, जैसे बर्फ का पानी बनना। यहाँ बस शक्ल बदली है, चीज वही है। पानी को वापस जमा कर बर्फ बना सकते हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ है केमिकल चेंज, जैसे लोहे पे जंग लगना। यहाँ तो एक पूरी तरह से नई चीज बन गई, जंग, और इसे आसानी से वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। यही है सबसे बड़ा अंतर। और यही केमिकल चेंज हमें केमिकल रिएक्शन तक ले आता है। तो ये है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ शुरुआती चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर कुछ बिल्कुल नई चीजें बनाती हैं, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। बस एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना। तो सवाल ये है कि केमिस्ट इन बड़े बड़े बदलावों को कागज पर कैसे दिखाते हैं? इसके लिए वो एक तरह की सीक्रेट यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस भाषा को डिकोड करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को ना एक रेसिपी की तरह समझिए। जैसे रेसिपी में लिखा होता है कि क्या क्या सामान लगेगा और उससे क्या बनेगा, वैसे ही केमिकल इक्वेशन बताती है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी रिएक्टेंट्स लगे और उनसे क्या डिश बनी यानी प्रोडक्ट्स। सिंपल। मिसाल के तौर पर हम अपनी रोज की भाषा में कह सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। बिल्कुल सीधा और सरल है, राइट? लेकिन एक केमिस्ट इसे ऐसे लिखेगा, H2 + O2 goes to H2O। देखा, शब्दों की जगह सिंबल्स ने ले ली। H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, और वो तीर दिखा रहा है कि ये दोनों मिलकर H2O यानी पानी का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये वही बात कहने का ज्यादा छोटा और सटीक तरीका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर केमिकल इक्वेशन को एक बहुत ही जरूरी, एक यूनिवर्सल नियम मानना ही पड़ता है। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये बैलेंस के बारे में है। पर ऐसा क्यों है भाई? एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों है? हम उसे जैसी है वैसी ही क्यों नहीं छोड़ सकते? जवाब इस एक लाइन में छिपा है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। मतलब रिएक्शन से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए। कुछ भी हवा में गायब नहीं हो सकता। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। अगर हम एटम्स की गिनती करें तो रिएक्टेंट साइड यानी बाईं तरफ सिर्फ एक आयरन यानी Fe का एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर दाईं तरफ 3 है। और ऑक्सीजन का भी यही हाल है, बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 4। ये तो गड़बड़ है, ये इक्वेशन बैलेंस में नहीं है, ये तो यूनिवर्स के नियम को तोड़ रही है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, प्रोडक्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, तो हमें रिएक्टेंट साइड पर भी 4 चाहिए, तो हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। स्टेप 2, ऐसा करने से बाईं तरफ हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इसे ठीक करने के लिए दाईं तरफ H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। स्टेप 3, आखिर में दाईं तरफ 3 आयरन है, तो हम बाईं तरफ Fe के आगे 3 लगा देते हैं, और हो गया। और ये रहा हमारा बैलेंस्ड रिजल्ट। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H। अब अगर आप गिनेंगे तो दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर हैं। अब जाकर यूनिवर्स में बैलेंस बना है। अच्छा, अब जब हमने भाषा और नियम दोनों सीख लिए हैं, तो चलिए केमिकल रिएक्शंस के कुछ मुख्य प्रकारों से मिलते हैं। आप इन्हें अलग अलग पर्सनालिटी की तरह सोच सकते हैं, हर एक का अपना अलग अंदाज है। तो ये हैं 6 मुख्य पर्सनालिटीज। पहला, कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं।
फिर डीकम्पोजिशन, जो इसका ठीक उल्टा है, जहां एक चीज टूटकर अलग अलग हो जाती है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, जहां एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां दो ग्रुप्स आपस में पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का खेल है। और आखिर में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जो या तो गर्मी पैदा करते हैं या आसपास से गर्मी सोख लेते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम? हैरानी होगी जानकर कि ये सारे रिएक्शंस हर रोज हमारी अपनी रसोई में हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कोरोजन यानी संक्षारण को ही ले लीजिए। ये वो प्रोसेस है जिसमें धातुएं हवा पानी से रिएक्ट करके धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, जो असल में एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। एक और उदाहरण है रैंसिडिटी या विकृत गंधिता। खाने में जो तेल और फैट होता है ना, जब उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है तो खाना बासी हो जाता है और उसमें से वो अजीब सी महक और स्वाद आने लगता है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही कमाल है। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट हमेशा आधा खाली क्यों लगता है? क्या कंपनियां हमें ठग रही हैं? असल में वो हवा है ही नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। याद है हमने बात की थी कि ऑक्सीजन खाने को बासी कर देता है, तो कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती। ये चिप्स को ऑक्सीडेशन मतलब रैंसिडिटी से बचाने का और उन्हें फ्रेश और क्रिस्पी रखने का एक बहुत ही स्मार्ट केमिकल तरीका है। तो अगली बार जब कोई जंग लगी चीज देखें या चिप्स का पैकेट खोलें, तो याद रखिएगा कि आप असल में एक केमिकल रिएक्शन को काम करते हुए देख रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस छुपी हुई हैं।